एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि पीसीएस के इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान और आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन तमाम सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि बनाए गए हैं ऐसे महत्वपूर्ण खबरों के आधार पर जो पिछले हफ्ते सुर्खियों में रही। ये सवाल जो है समसामयिकी से पूछे जाने वाले सवाल जो प्रश्न पत्र में आते हैं उसके लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन सवालों के माध्यम से आप तमाम उन विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं जहां पर समसामयिकी से जोड़ करके सवाल बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में वो कौन से सवाल हैं जो आप सभी के लिए फ्रेम किए गए हैं। तो पहला सवाल है, वीरगाथा प्रोजेक्ट 3.0 निम्नलिखित में से किसकी पहल है? विकल्प है संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर सबसे अंत में है बी और सी दोनों, यानी कि रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों। तो दरअसल अभी हाल ही में भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1.36 करोड़ से भी ज्यादा छात्रों ने वीरगाथा प्रोजेक्ट 3.0 में उत्साहपूर्वक भाग लिया है। अगर इसकी बात करें, इस प्रोजेक्ट की बात करें यानी वीरगाथा प्रोजेक्ट 3.0 की, तो रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से अभी इसे हाल ही में लॉन्च किया है। अगर बात करें वीरगाथा प्रोजेक्ट की खाली, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में ही की गई थी और इसका जो उद्देश्य है मुख्य रूप से जो सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बलों के जो भी बहादुर नौजवान हैं उनकी बहादुरियों को चर्चा करते हुए छात्रों में और लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाना है और मानव मूल्यों को, साथ ही साथ नागरिक चेतना के मूल्यों को स्थापित करना भी है। तो यहां से आप देखिए कि रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से 2023-24 में प्रोजेक्ट वीरगाथा 3.0 लॉन्च किया है और इसकी जो शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट वीरगाथा की बात करें तो 2021 में ही वीरता पुरस्कार पोर्टल के तहत की गई थी। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों ही सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है। इसका आयोजन जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, इन कूटों का प्रयोग करते हुए आपको बताना है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका आयोजन, आदि महोत्सव का आयोजन जो है अक्टूबर 7 से 16 अक्टूबर तक झारखंड के जमशेदपुर शहर में किया जा रहा है और यह केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की एक पहल है और इसके अंतर्गत जो भी आदिवासी हैं उनके पूर्वजों का क्या योगदान रहा है उसको उजागर करना है, साथ ही साथ आदिवासी संस्कृति का संरक्षण करना और उसके बारे में लोगों को बताना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और आदि महोत्सव जो है एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है और इसकी जो बात करें, ये जो आयोजन किया जा रहा है झारखंड में, तो जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड के द्वारा ही किया जा रहा है। तो दोनों कथन सही है, तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो कब से कब तक, 7 से 16 अक्टूबर तक कहां पे किया जा रहा है इसका आयोजन? झारखंड के जमशेदपुर में किया जा रहा है। यह एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है और इसका आयोजन जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। और यहां पर ये जो जनजाति मामलों का मंत्रालय है यह केंद्रीय जनजाति, ना कि राज्य स्तरीय जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा, बल्कि केंद्रीय, और इसमें आदिवासी पूर्वजों के योगदान के उत्सव के रूप में इसे देखा जाता है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज यानी एनएफसीएस ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज जीएफसीएस के अनुरूप होगा। भारत में इसके निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी होगी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, ये आपको बताना है इन चारों विकल्प को देख करके। तो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की बात करें तो इस पर भारत जो है कार्य करना शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत जो भी जलवायु संबंधी सेवाएं हैं उनमें और भी ज्यादा नॉलेज लोगों को प्रदान की जा सके, इसके लिए इस पर भारत ने कार्य करना शुरू कर दिया है। और किसके नेतृत्व में किया है? आईएमडी यानी कि मौसम विज्ञान विभाग। तो इसकी जो नोडल एजेंसी है मौसम विज्ञान विभाग ही होगी। इसके अंतर्गत जो जलवायु संबंधी विकास है, साथ ही साथ उससे जुड़ी जो भी नॉलेज है उनके वितरण को और सक्षम बनाना
इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहां पर आप देखें तो दोनों ही कथन सही है, और ये एनएफसीज जो है ये जीएफसीज यानी कि ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के अनुरूप ही है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाता है। आईएमडी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की जा रही है। इसमें जलवायु सेवाओं के विकास और वितरण को सक्षम करने के लिए एक बहुहितधारक मंच है। कौन बहुहितधारक मंच है? यह जो शुरू किया जा रहा है इसको, और यह ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के अनुरूप ही होने के साथ साथ देश विशिष्ट मौसम और हितधारक की जरूरतों पर आधारित है। यानी कि एनएफसीएस की बात करें तो यह देश विशिष्ट मौसम, यानी कि प्रत्येक देश में किस तरह का मौसम होगा, हर देश के अकॉर्डिंग अलग अलग है, यानी कि देश विशिष्ट मौसम और हितधारक की जरूरतों पर आधारित है। भारत में इसके निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जो नोडल एजेंसी है भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी होगी। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से जुड़ा है? विकल्प है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो अभी 8 अक्टूबर को विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस के अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा भारतीय सौर ऊर्जा लिमिटेड के सहयोग से दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से ऊर्जा के स्थायी स्रोत के रूप में हाइड्रोजन की क्षमताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। और इस आयोजन के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु एक रोड मैप भी तैयार किया है। और इस मिशन की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो हरित हाइड्रोजन है यानी ग्रीन हाइड्रोजन है, उसके वाणिज्यिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने का एक कार्यक्रम है। यानी कि यह जो कार्यक्रम राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में भारत को शुद्ध निर्यातक बनाना और साथ ही साथ इसके वाणिज्यिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। तो यहां से आप देखें तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, ढोल या एशियाई जंगली कुत्ते की आईयूसीएन स्थिति क्या है? इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न। तो दरअसल अभी एक अध्ययन के अनुसार इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जो है ढोल या एशियाई जंगली कुत्ते के संरक्षण के मामले में अग्रणी राज्य है। इसकी अगर बात करें तो यह कैनिडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है, जो कि एक मांसाहारी जानवर है। और इसकी आईयूसीएन की स्थिति की बात करें तो आईयूसीएन द्वारा इसे रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। तो यह कैनिडे परिवार का स्तनधारी वर्ग का सदस्य है। इन्हें एशियाई जंगली कुत्तों के नाम से भी जाना जाता है या इसके रूप में जाना जाता है। यह वन पारिस्थितिकी प्रणालियों में शीर्ष शिकारी के रूप में ढोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहां पर राज्यों की बात करें, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भारत के ढोल संरक्षण में उच्च स्थानों पर है। यानी वह 3 राज्य हैं जो इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा योम किपुर युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? विकल्प है इजराइल और ईरान, इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन, या फिर इजराइल और मिस्र सीरिया। तो आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में हमास जो कि एक उग्रवादी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1987 में हुआ था, उसने इजराइल के ऊपर हमला किया है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट की राजनीति में गहमा गहमी देखी जा रही है और एक युद्ध की संभावना भी बन रही है। दरअसल यह जो हमला किया गया है यह योम किपुर युद्ध के 50 वर्ष बाद किया गया है। योम किपुर युद्ध को रमजान का युद्ध या अक्टूबर का भी युद्ध कहते हैं। और यह युद्ध जो है 1973 में 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक लड़ा गया था और यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता से 25 अक्टूबर को इस पर स्थायी विराम लगा था। और इस युद्ध में अगर बात करें तो मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान में मिस्र और सीरिया की संयुक्त सेनाओं ने इजराइल के ऊपर आश्चर्यजनक रूप से हमला कर दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि इजराइल और मिस्र सीरिया।
6 से 25 अक्टूबर तक यह लड़ा गया था वर्ष 1973 में। इसे अक्टूबर युद्ध या रमजान युद्ध के नाम से भी जानते हैं। एक समन्वित हमले में मिस्र और सीरिया ने रमजान के पवित्र इस्लामी महीने के दौरान हमले से इजराइल को आश्चर्यचकित कर दिया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंद्रा बंदरगाह हर मौसम में खुला रहता है, यह भारत सरकार द्वारा संचालित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? तो मुंद्रा बंदरगाह की अगर बात करें तो यह गहरे बहाव वाला, हर मौसम में संचालित रहने वाला या हर मौसम में खुला रहने वाला बंदरगाह है, इसलिए पहला कथन सही है। अब इसकी स्थिति की अगर बात करें तो कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर इसकी स्थिति है और इसका संचालन जो है भारत सरकार के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि APSEZ द्वारा किया जाता है। APSEZ का मतलब है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, यानी कि इसका संचालन जो है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा किया जाता है। तो दूसरा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि पहला कथन ही खाली सही है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह भी है, इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। ये दो तथ्य आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये चर्चा में भी इसीलिए है कि इसका जो संचालन किया जा रहा है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि यह एक सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और साथ ही साथ सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। इसकी स्थिति कहां है? गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह गहरे बहाव वाला हर मौसम के अनुकूल बंदरगाह है। साथ ही साथ यह जो बंदरगाह है यह एक विशेष आर्थिक जोन भी है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खबरों में देखे जाने वाले जानवर राइनो की IUCN स्थिति क्या है? नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल या क्रिटिकली इंडेंजर्ड? तो अगर हम बात करें जवान राइनो की तो यह केवल इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा में ही पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया के जो पश्चिमी जावा वाला क्षेत्र है वहीं पर यह पाया जाता है। IUCN की बात करें तो इसे रेड डेटा लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। दरअसल इसे अभी हाल ही में इंडोनेशिया के एक नेशनल पार्क जिसे उजुंग कुलोन कहते हैं, इंडोनेशिया के उजुंग कुलोन नेशनल पार्क में एक नए जवान राइनो के बच्चों को देखा गया है, जिसकी वजह से यह खबर चर्चा में रही है। इसकी अगर बात करें तो जवान राइनो या गैंडा दुनिया के सबसे दुर्लभ गैंडों में से एक है। यह कहां पाया जाता है? इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा में स्थित उजुंग कुलोन नेशनल पार्क में पाया जाता है, सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। इसकी IUCN स्थिति क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही आयरन डोम रक्षा प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? विकल्प है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन या फिर सामरिक मिसाइल निगम। इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा किए गए हमले की वजह से यह जो एक एयर प्रणाली है या रक्षा प्रणाली कह ले, एक बार चर्चा में बनी हुई है। दरअसल यह एक उच्च गुणवत्ता वाली इजराइल की डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई एक प्रणाली है जो मुख्य रूप से जो भी कम दूरी की मिसाइलें आती हैं, अगर अटैक करती है तो उनको रोक करके वह हवा में ही गिरा देती है। और अब तक की बात करें तो मार्च 2011 से लेकर के अब तक लगभग 2000 से अधिक मिसाइलों को या रॉकेटों को इसने रोका है। और इसकी बात करें कि ये किसके द्वारा बनाई गई है या किसके द्वारा विकसित की गई है, तो यह राफेल एंड एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा विकसित की गई है। तो प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा भी इसका विकास किया गया, यानी कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से इसका विकास किया गया है। यह एक मुख्य रूप से उल्लेखनीय वायु रक्षा प्रणाली है। इसके अंतर्गत जो इजरायली लक्ष्यों पर लक्षित रॉकेट और मिसाइलें हैं उनको रोकना इसका प्रमुख कार्य है। तो यहां से आप देखिए तो प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी है। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही मोंट ब्लांक चोटी का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन या फ्रांस? तो अभी एक अध्ययन के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया है कि फ्रांस स्थित मोंट ब्लांक चोटी जो है उसकी ऊंचाई में कमी देखने को मिल रही है और इसके पीछे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, तापमान में जो लगातार वृद्धि देखी जा रही है उसकी वजह से इस चोटी पर स्थित जो बर्फ है उनके पिघलने के कारण को बताया जा रहा है।
तो ये कहां पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। और इससे संबंधित कुछ मुख्य बातों को देखें तो मोंट ब्लांक यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 4807 मीटर है। यह आल्प्स में फ्रांसीसी इटालवी सीमा पर स्थित है। इसका नाम इसे ढकने वाली 12 मासी बर्फ की टोपी से आया है जिसका शाब्दिक अर्थ है सफेद पहाड़। यह पर्वत इटली के ओस्टा घाटी और फ्रांस के सवोई और हाउते सवोई क्षेत्रों के बीच ग्रेन आल्प्स नामक श्रृंखला में स्थित है। यहां पर आप देखिए चूंकि विकल्प में फ्रांस ही दिया हुआ है खाली, तो हमारा जो सही उत्तर है फ्रांस हो जाएगा। लेकिन इसके एग्जैक्ट स्थिति की अगर बात करें तो यहां पर इटली का भी नाम आ रहा है। इटली के ओस्टा घाटी और फ्रांस के सवोई और हाउते सवोई क्षेत्रों के बीच ग्रेन आल्प्स नामक श्रृंखला में स्थित है। तो यदि इटली होता है तो इटली भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। लेकिन दोनों अगर दे और विकल्प में ये दोनों दे दे कि फ्रांस और इटली दोनों, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस और इटली दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही श्रेष्ठ योजना का प्रमुख उद्देश्य है। विकल्प है ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, अनुसूचित जाति के सबसे गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, जनजाति क्षेत्रों के गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। तो श्रेष्ठ जो है यह एक आवासीय योजना है। इसके अंतर्गत या इसके उद्देश्यों की बात करें तो गरीब छात्रों और ऐसे छात्र जिनके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 2,50,000 या उससे कम है, तो ऐसे छात्रों को कक्षा 9 से और जो 12वीं के मध्य पढ़ रहे हैं यानी कक्षा 9 से और 12वीं के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। और गरीब छात्रों में कौन से? अनुसूचित जाति के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वह अनुसूचित जाति के सबसे गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अगर पूरा नाम देखें तो स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। इसका उद्देश्य संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति के सबसे गरीब छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करना है। और ऐसे मेधावी छात्र जो कि अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और उनकी माता पिता की जो वार्षिक आय है 2.5 लाख रुपए तक है, यानी कि 2,50,000 से ज्यादा नहीं है, 2,50,000 या उससे कम है, तो उन्हीं की संतानों को जो कि मेधावी छात्र हैं उनको इस योजना का लाभ मुहैया कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो प्रत्येक वर्ष एससी वर्ग के करीब 3,000 छात्रों को इस प्रणाली के तहत कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड या वित्त मंत्रालय। तो आजकल के रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें नोटबंदी के बाद तो इसका चलन भारत में बहुत ही तेजी से देखने को मिल रहा है और शायद ही कोई व्यक्ति खासकर शहरी इलाकों में देखे तो इससे अछूता हो। तो इस तरह के लेन देन में, इस तरह के ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी के मामले भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो इससे बचने के लिए या इस तरह के ट्रांजैक्शन को और भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया है, जिसके अंतर्गत जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो भी व्यापारी वर्ग होता है उसको जो भी हमारा कार्ड होता है उसका विवरण देने से बचना है, यानी कि बिना कार्ड का विवरण दिए ही भुगतान हो जाए। यानी कि एक तरह से यह जो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन है यह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और भी अधिक सुरक्षित बनाता है और इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, क्योंकि लेन देन प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है, यानी कि यह जो स्कीम रखी गई है, प्रस्तावित की गई है आरबीआई के द्वारा कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, इसमें कोई भी इस तरह का विवरण हमें साझा
नहीं करना होगा। व्यापारी के साथ इसमें कार्डधारक व्यापारियों को अपनी भुगतान जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और भविष्य की खरीदारी हेतु कार्डधारकों के संग्रहित खातों का बिल देने के लिए अधिकृत करते हैं। तो यहां पर ये बातें इसमें मुख्य हैं जो कि लेन देन की प्रक्रिया को और भी अधिक सुरक्षित बनाते हैं, इसलिए आरबीआई के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया है। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल। हमें उम्मीद है इन प्रश्नों के माध्यम से जिन जानकारियों और जिन सूचनाओं तथ्यों को आप तक पहुंचाया गया वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।